छोटा मोटा काम चला देते हैं। 1949 में घटना और घटी, जो हमारा तीसरा पड़ोसी है चाइना आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? तो वहां की एक सरकार से आजाद हो गया जो ताइवान में जाके सरकार चलाने लगी, उससे आजाद हुआ। माओ नाम के नेता थे, माओ ने वहां पर एक क्रांति की, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया और करते करते पूरे चाइना को अपने कब्जे में लिया और चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक चाइना। यानी सरल भाषा में मार्क्सिस्ट शासन, मार्क्सवाद अभी पता नहीं आप कितना समझते हैं, एक विचारधारा जो समाजवाद को मानती है, जो धर्म का विरोध करती है, जो मानती है कि जो सत्ता है, जो पावर है, जो वेल्थ है वो मजदूरों के हाथ में, किसानों के हाथ में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं साम्यवाद या मार्क्सवाद। तो माओ से तुंग या माओ जे तुंग कुछ लोग बोलते हैं, उनके नेतृत्व में चीन एक आजाद देश बना। चीन क्योंकि लेफ्ट वाला कंट्री था, आप सोचेंगे लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, तो अभी आप में से कुछ बच्चों को लेफ्ट राइट नहीं समझ में आता हो ना। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जो मार्क्सवाद या समाजवाद को मानता हो। इसको छोटा करना तो ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे। तो लेफ्ट का मतलब है जो मार्क्सवाद को, समाजवाद को, साम्यवाद को किसी को मानता हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी भी लेफ्ट वाले आदमी थे, वामपंथी थे। वैसे वामपंथी नहीं थे कि बंदूक से काम करेंगे, शांति वाले वामपंथी थे, लेकिन उनका रुझान था लेफ्ट की तरफ। उनको राइट विंग जैसे जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये राइट विंग है, जो धर्म संस्कृति इन सबको केंद्र में रखते हैं, और जो गरीबी, जो पिछले लोग हैं उनके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस इनको केंद्र में रखें, वो लेफ्ट विंग होता है। नेहरू जी लेफ्ट विंग के आदमी थे, कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के आदमी थे। उनकी स्वाभाविक आकर्षण जो था चीन को लेकर था, यूएसएसआर को लेकर था। आपको मोटा मोटा ये पता है कि उस समय दुनिया में दो बहुत ताकतवर देश थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था। यूएसएसआर लेफ्ट फ्रंट का मुखिया था पूरी दुनिया में, और यूएसए कैपिटलिज्म का, ये पूंजीवाद का मुखिया था, लिबरलिज्म का मुखिया था पूरी दुनिया में। दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। आज की संख्या में कहूं तो दोनों के पास 5-5 हजार से ऊपर परमाणु बम है, एटम बम है दोनों के पास। भारत के पास 170 है या 172 है, और पाकिस्तान के पास 170 है, तो एक दो का अंतर है। ये फिगर्स ऐसी नहीं कि ऑथेंटिक है, जो जनरली मानी जाती है। इन दोनों देशों के पास 5000 से ऊपर एटॉमिक बम है। ये पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, इतने ताकतवर देश है। और उस समय दो ही देश दुनिया में बहुत ताकतवर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इन्होंने कहा ऐसा, बाकी दुनिया वालों या तो हमारे साथ चिपक जाओ या इनके साथ चिपक जाओ। तो पाकिस्तान तो चिपकने को बेताब था, वो चिपक गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक नेटो बनाया हुआ था, एक सीटो एक सेंटो, तो सीटो सेंटो में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान के सर पर सरपरस्ती अमेरिका की थी। नेहरू जी अलग मेंटल लेवल के आदमी थे, उन्होंने कहा कि क्यों किसी के पिछले बनेंगे भाई, हमको चमचे छोड़ने किसी के, हम तो अपना रास्ता बनाएंगे। और नेहरू जी ने कुछ और नेताओं को दुनिया के मिलाया, इजिप्ट से, यूगोस्लाविया से, और कहा हम बनाएंगे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी से अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और कहा गया कि ये भी एक गुट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों गुटों से निरपेक्ष है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। इससे अमेरिका को भी लगा ज्यादा हीरो बन रहे हो तुम, यूएसएसआर को भी लगा अच्छा अभी कल पैदा हुए और इतनी बड़ी बड़ी हाक रहे हो तुम। उनके मन में तो आएगा ही, सीधी सी बात है, ताकतवर के मन में ऐसा ही आता है। पर नेहरू जी बोले ना, हम तो इंडिपेंडेंट ही चलेंगे, नाम चलाएंगे। नेहरू जी बहुत प्यारे आदमी थे, क्यूट भी कह सकते हैं। उनको लगता था कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हम इतने अच्छे हैं, कोई हमें क्यों लड़ेगा हमसे, क्योंकि हम बुद्ध की भूमि के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी की भूमि के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी, जब स्विट्जरलैंड पर जर्मनी हमला करने वाला था, स्विट्जरलैंड के लोग भारत गांधी से मिलने आ गए कि सर हमारे पास तो सेना है नहीं, हिटलर आएगा हम सबको खत्म कर देगा, हम कैसे बचाएं। अच्छा, जर्मनी की सीमा स्विट्जरलैंड से मिलती है, अगर देखेंगे मैप को तो। और हिटलर को ज्यादा समझ नहीं आता था, जिसको मारना है, उसे बहुत दिमाग लगाने का मन नहीं करता था कि कौन सा न्याय, कौन सी शांति, वो सब उसे समझ नहीं आता था। तो गांधी जी ने कहा देखो सेना तो बना भी नहीं पाओगे, बनाना व्यर्थ भी है, तुम एक काम करो, मैं सलाह देता हूँ, जब हिटलर आए सेना के साथ, सब लोग हाथ में हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाना। तो लोगों ने ऐसे ऐसे देखा, फिर बोले फिर क्या होगा? बोले फिर ये होगा कि हिटलर को शर्म आ जाएगी। बोले नहीं आई तो ये भी तो हो सकता है कि ना आए शर्म। तो लोगों ने, गांधी जी आप तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात करते हो। तो गांधी जी ने कहा देखो तुम्हें मेरी बात इम्प्रैक्टिकल लग रही है, पर मैं आपको एकदम कठोर सच्चाई समझा रहा हूँ, सेना आपके पास है नहीं, बनाओगे तो भी कब तक बना लोगे, वो 4 दिन में आके मार देगा आप लोगों को। अब दो ही रास्ते हैं, एक पत्थर लेके उससे लड़ो, वो सबको मार देगा। दूसरा, उसके सामने शांति की मुद्रा में खड़े हो जाओ, हाथ से हाथ मिला के, इस भाव से कि तुम मारने आ रहे हो, हम मारेंगे ही नहीं। और मेरा मानना, गांधी जी कह रहे हैं, मेरा मानना यह है, हिंसक से हिंसक व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होती है, और यदि आप उसके सामने अहिंसक प्रतिकार करते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कोई आपको लंबे समय तक चोट पहुंचा नहीं सकता। उसकी आत्मा कराहती है, उसको अंदर पेन होता है, गिल्ट फीलिंग होती है। उस गिल्ट फीलिंग से वो रुक जाएगा, और हो सकता है कि पहली स्थिति में आपके लाखों लोग मरे, दूसरी में शायद 150 मरे, उसके बाद उसको शर्म आ जाए। अब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर यह संवाद स्विट्जरलैंड के लोगों के साथ गांधी जी का बड़ा पॉपुलर है। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंदर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है, उनकी थॉट्स भी कुछ वैसी थी, कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हमें क्यों किसी के पीछे जाना है, अपने रास्ते पर चलेंगे, शांति से, प्यार से। पंचशील का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, हम दुनिया का सम्मान करेंगे, इंटरनल मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे किसी के। तो उनके मन में था कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी है, और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे। और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की, अच्छे भाव से की, ऐसा नहीं कि गलत कर रहे थे, उनका भाव अच्छा था।
चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश मिला है पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम कर रहा है। जब कौटिल्य इन्हीं के देश में हुआ था और वो कह के गया है कि जो देश आपका पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकता, और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र ही होता है हमेशा, वो कौटिल्य कह के गया है। लेकिन उस सब ये बात नहीं समझ में आ रही थी। अब 1949 में भारत अलग, पाकिस्तान दो मोर्चों में फंसा हुआ है, कश्मीर और ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू थोप रहा है। 1949 में चीन हो गया है और चीन का मूड ये है कि अब दुनिया का इतिहास बदलना है, अब दुनिया आगे बढ़ी। अगर मैं ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से पर थोड़ी सी बात को फोकस करूं, 1948 में जब उर्दू थोपने की बात हुई तो वहां विरोध होना शुरू हो गया। बात बढ़ते बढ़ते 1952 में बहुत बढ़ गई। और एक तिथि याद रखिएगा, 21 फरवरी, जो 14 फरवरी आपको याद है उसके एक हफ्ते बाद की बात है। 14 तो याद ही होगा, क्या होता है उस दिन? हाँ, पुलवामा हमला हुआ था, ये बोलना है। जो हमला आप लोग करते हैं वो नहीं है ना। तो 21 फरवरी 1952 के दिन जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां एक पार्टी थी, पहले उसको अवामी मुस्लिम लीग बोलते थे, फिर वो अवामी लीग बनने लगी थी बाद में। इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बोलते हैं भाषा आंदोलन, लैंग्वेज मूवमेंट, कि हमें बांग्ला चाहिए अपने इलाके में। ये मूवमेंट शुरू किया। ऐसा मूवमेंट हुआ, ढाका विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई। यहाँ का पूरा शासन चल रहा था यहाँ से, सारी सेनाएं, सारे पुलिस की फोर्सेस वो सब यहीं से कंट्रोल थी। इतनी हिंसा इन पे हुई थी, 21 फरवरी को बाद में शहीदी दिवस भी बना दिया उन लोगों ने। हमारे 23 मार्च होता है ना, बांग्लादेश में 21 फरवरी का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी वहां छुट्टी होती है 21 फरवरी को। और वहीं नहीं, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में भी छुट्टी होती है उस दिन, इतना महत्व है इस दिन का। बांग्ला भाषा के पक्ष में आंदोलन हुआ, कई लोग मरे। पाकिस्तान को लगा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ गई कि 1954 तक आते आते पाकिस्तान हार गया और उसने मान लिया कि ठीक है, हम आपको बांग्ला में काम करने की परमिशन देंगे। और